कक्षा 7वीं गणित पाठ 9वां विभाग दूसरा समानुपात और विलोमानुपात। समानुपात। आओ चर्चा करें। हमने पिछली कक्षा में देखा है कि दो संख्याओं की तुलना कर अनुपात के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। नीचे दिए गए चित्र देखो। खींचे गए व्यास द्वारा वृत्त के भागों को दिखाया गया है। यहाँ पर हमें व्यासों की संख्या तथा उनके कारण होने वाले वृत्त के भागों की संख्या में कौन सा संबंध दिखाई देता है? आकृति ए में एक व्यास के कारण वृत्त के दो भाग हुए हैं। आकृति बी में दो व्यासों के कारण वृत्त के चार भाग हुए हैं। आकृति सी में तीन व्यासों के कारण वृत्त के 6 भाग हुए हैं। आकृति डी में चार व्यासों के कारण वृत्त के 8 भाग हुए हैं। वृत्त के व्यासों की संख्या हर वृत्त के भागों की संख्या बराबर 1 हर 2 बराबर 2 हर 4 बराबर 3 हर 6 बराबर 4 हर 8। यहाँ पर व्यासों की संख्या तथा उनके द्वारा बने भागों की संख्या का अनुपात स्थिर है। उदाहरण, किसी नगरपालिका की पाठशाला के विद्यार्थियों को प्राप्त कॉपियों की संख्या नीचे तालिका में दिखाई गई है। विद्यार्थी 15, कॉपियां 90, विद्यार्थी 12, कॉपियां 72, विद्यार्थी 10, कॉपियां 60, विद्यार्थी 5, कॉपियां 30। विद्यार्थियों की संख्या हर कॉपियों की संख्या बराबर 15 हर 90 बराबर 12 हर 72 बराबर 10 हर 60 बराबर 5 हर 30 बराबर 1 हर 6। अर्थात ये अनुपात 1:6 ये स्थिर अथवा स्थायी यानी कांस्टेंट है। उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में दिखाई देता है कि व्यासों की संख्या बढ़ने पर भागों की संख्या बढ़ती है। विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर कॉपियों की संख्या भी कम होती है। व्यासों की संख्या तथा वृत्त के भागों की संख्या समान अनुपात में है। उसी प्रकार विद्यार्थियों की संख्या तथा कॉपियों की संख्या भी समान अनुपात में है। उपक्रम: मोटरसाइकिल में भरा पेट्रोल और उसके द्वारा तय की गई दूरी समानुपात में है क्या? विचार करो। विज्ञान में और दैनंदिन व्यवहार के समान अनुपात में बदलने वाली संख्याओं के उदाहरण दे सकते हैं क्या? उसकी चर्चा करो। चलिए अब हम समान अनुपात का एक उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण: 10 पेन का मूल्य 60 रुपए हो तो ऐसी 13 पेन का मूल्य कितना होगा? हल: 13 पेन का मूल्य ज्ञात करना है। मानो कि 13 पेन का मूल्य x रुपए है। पेन की संख्या तथा उनका मूल्य समानुपात में है, अतः अनुपात रूप में दिखाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। 10 हर 60 बराबर 13 हर x, इसलिए 10x बराबर 780। दोनों पक्षों में 60x से गुणा करने पर x बराबर 78। 13 पेन का मूल्य 78 रुपए है। चलिए अब हम प्रश्न संग्रह 37 हल करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1: 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य 140 रुपए है तो 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना? हमें 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य ज्ञात करना है। उसे x मानते हैं। प्याज का वजन तथा मूल्य समान अनुपात में है, अतः अनुपात रूप में दिखाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। 7 हर 140 बराबर 12 हर x, इसलिए 7x बराबर 1680, x बराबर 240 रुपए। हमें 12 किलोग्राम प्याज का मूल्य 240 रुपए मिला। चलिए अब चौथा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न चौथा: 12 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 36,000 रुपए है तो 8 क्विंटल का कितना? हल: हमें 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य ज्ञात करना है। उसे x मानते हैं। सोयाबीन का वजन तथा मूल्य समान अनुपात में है, अतः अनुपात रूप में दिखाकर समीकरण प्राप्त करेंगे। 12 हर 36,000 बराबर 8 हर x, इसलिए 12x बराबर 2,88,000, x बराबर 24,000 रुपए। 8 क्विंटल सोयाबीन का मूल्य 24,000 रुपए है।
छात्रों, मैंने यहाँ इस प्रश्न संग्रह के 2 प्रश्न हल किए हैं। अब आपको स्वयं बाकी के उपप्रश्न हल करने हैं ताकि आपका अभ्यास उत्तम हो। विलोमानुपात। आओ समझें। वृक्षारोपण हेतु 90 गड्ढे खोदने हैं। इस कार्य के लिए कई स्वयंसेवक एकत्र हुए हैं। एक स्वयंसेवक प्रतिदिन एक गड्ढा तैयार करता है। 15 स्वयंसेवकों को 90 गड्ढे खोदने में 90 हर 15 बराबर 6 दिन लगेंगे। 10 स्वयंसेवकों को 90 गड्ढे खोदने में 90 हर 10 बराबर 9 दिन लगेंगे। स्वयंसेवकों की संख्या और गड्ढे खोदने में लगे दिनों की संख्या में समान अनुपात है क्या? स्वयंसेवकों की संख्या कम होने पर दिनों की संख्या बढ़ती है। इसके विपरीत स्वयंसेवकों की संख्या अधिक होने पर दिनों की संख्या कम होती है। स्वयंसेवक और दिन इनकी संख्याओं का गुणनफल स्थिर है। ये संख्याएं विलोमानुपात यानी उत्क्रम में हैं, ऐसा कहा जाता है। चलिए अब हम विलोमानुपात का एक उदाहरण हल करते हैं। उदाहरण: समझो सुधा को किसी संग्रह के 48 उदाहरण हल करने हैं। प्रतिदिन एक उदाहरण हल किया गया तो संग्रह पूरा करने में 48 दिन लगते हैं। प्रतिदिन 8 उदाहरण हल किए गए तो उसे संग्रह पूरा करने में 48 हर 8 बराबर 6 दिन लगते हैं। वो प्रतिदिन 12 उदाहरण हल करे तो उसे 48 हर 12 बराबर 4 दिन लगेंगे। प्रतिदिन हल किए गए उदाहरण और लगने वाले दिन विलोमानुपात में हैं। उनका गुणनफल स्थिर है। 8 गुणा 6 बराबर 12 गुणा 4 बराबर 48 गुणा 1। इस पर ध्यान दो। चलिए अब हम विलोमानुपात के कुछ उदाहरण हल करते हैं। एक बड़ी दीवार बनाने में 15 मजदूरों को 8 घंटे लगते हैं, तो 12 मजदूर उसी काम को कितने घंटों में पूरा करेंगे? हल: मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के घंटे कम होते हैं। मजदूरों की संख्या तथा उनको लगने वाले समय का अनुपात विलोमानुपात है। मजदूरों की संख्या और दीवार में लगने वाला समय, इनका गुणनफल स्थिर है। अब x चरांक का उपयोग करते हुए हल करेंगे। मानो 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं, 15 मजदूरों को 8 घंटे लगते हैं। मानो 12 मजदूरों को x घंटे लगते हैं। 12 गुणा x बराबर 15 गुणा 8। 12x बराबर 120, x बराबर 10। इस तरह 12 मजदूरों को दीवार बनाने में 10 घंटे लगेंगे। 2. किसी कक्षा में 40 पृष्ठों का हस्तलिखित अंक बनाना प्रारंभ किया। एक विद्यार्थी को ये अंक तैयार करने में 80 दिन लगते हैं, तो 4 विद्यार्थियों को यही अंक तैयार करने में कितने दिन लगेंगे? हल: एक ही काम अधिक विद्यार्थियों के मिलकर करने पर दिन कम लगेंगे, अर्थात विद्यार्थी संख्या तथा दिनों की संख्या में विलोमानुपात है। मानो कि 4 विद्यार्थियों को x दिन लगते हैं। विद्यार्थी 1 दिन 80, विद्यार्थी 4 दिन x। 4x बराबर 80 गुणा 1, 4x बराबर 80, x बराबर 20। इसलिए 4 विद्यार्थियों को 20 दिन लगेंगे। 3. किसी विद्यालय के 7वीं कक्षा के विद्यार्थी सैर के लिए बस से किसी खेत में गए। उस दौरान आए कुछ अनुभवों को देखेंगे। प्रत्येक अनुभव की संख्या समानुपात में है या विलोमानुपात में है, लिखो। सैर के लिए प्रत्येक विद्यार्थी से खर्च हेतु 60 रुपए लिए गए। कुल 45 विद्यार्थी थे, इसलिए 2700 रुपए जमा हुए। यदि 50 विद्यार्थी होते तो 3000 रुपए जमा हुए। विद्यार्थियों की संख्या तथा जमा रकम यानी राशि में समान अनुपात है। विद्यालय के पास के मिठाई वाले ने सैर के लिए 90 लड्डू दिए। 45 विद्यार्थी सैर में आए, तब प्रत्येक को 2 लड्डू मिले। 30 विद्यार्थी सैर में आए होते तो प्रत्येक को 3 लड्डू मिलते। विद्यार्थियों की संख्या और प्रत्येक को मिलने वाले लड्डू में विलोम अनुपात है। सैर का स्थान विद्यालय से 120 किलोमीटर दूरी पर है। खेत में जाते समय बस की गति 40 किलोमीटर थी, इसलिए 3 घंटे लगे। वापस आते समय बस की गति 60 किलोमीटर थी, इसलिए
2 घंटे लगे। बस की गति और लगने वाले समय में विलोम अनुपात है। किसी किसान ने उसके बेर के वृक्षों से 180 बेर जमा किए। उसने 45 विद्यार्थियों को वितरित किए। प्रत्येक को 4 बेर मिले। यदि 60 विद्यार्थी होते तो प्रत्येक को 3 बेर मिलते। विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रत्येक को मिलने वाले बेरों की संख्या विलोम अनुपात है। चलिए अब हम प्रश्न संग्रह 38 हल करते हैं। दूसरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। मोहन राव प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। इस प्रकार वो पुस्तक 10 दिन में पूरी होती है। वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़ने होंगे? हल। हम देख सकते हैं कि प्रतिदिन पढ़े गए पृष्ठों में और पुस्तक पूरी पढ़ने में लगने वाले दिनों में विलोमानुपात है। चलिए अब हम चरांक x का उपयोग करके उदाहरण हल करते हैं। माना पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन x पृष्ठ पढ़ने होंगे। प्रतिदिन 40 पृष्ठ पढ़ने पर पुस्तक 10 दिन में पूरी होती है, इसलिए पुस्तक के पृष्ठ हैं 10 गुणा 40 बराबर 400। पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़ने होंगे, इसकी गणना करते हैं। x बराबर 400 हर 8, x बराबर 50। इसलिए पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन 50 पृष्ठ पढ़ने होंगे। 4. किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं, तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन खाएंगे? हल। हम देख सकते हैं कि लोगों की संख्या और दिनों की संख्या विलोमानुपात में है और उनका गुणनफल स्थिर है। चलिए अब हम चरांक x का उपयोग करके उदाहरण हल करते हैं। माना 6000 लोग शासकीय गोदाम का संग्रहित अनाज x दिन खाएंगे। शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं, इसलिए 6000 गुणा x बराबर 4000 गुणा 30, 6000x बराबर 1,20,000, x बराबर 20। इसलिए 6000 लोग शासकीय गोदाम का संग्रहित अनाज 20 दिन खाएंगे। छात्रों, मैंने यहाँ इस प्रश्न संग्रह के 2 प्रश्न हल किए हैं। अब आपको स्वयं बाकी के उपप्रश्न हल करने हैं ताकि आपका अभ्यास उत्तम हो। भागीदारी या साझेदारी। आओ समझें। कोई व्यवसाय प्रारंभ करते समय जगह, कच्चा सामान आदि के लिए पैसे लगते हैं। इसी पैसों को पूंजी कहते हैं। कई बार 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर पूंजी इकट्ठा करते हैं, अर्थात वे व्यक्ति भागीदारी में निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। भागीदारी के व्यवसाय में भागीदारों का बैंक में संयुक्त खाता होता है। उस व्यवसाय में पूंजी का जिस अनुपात में निवेश किया जाता है, उसी अनुपात में व्यवसाय में हुए लाभ या हानि को वितरित किया जाता है। चलिए अब हम भागीदारी के कुछ उदाहरण देखते हैं। 1. झेलम और अथर्व ने क्रमशः 2100 तथा 2800 रुपए की पूंजी लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। उनको 3500 रुपए लाभ हुआ। उसका वितरण कैसे करेंगे? हल। चलिए पहले लगाई गई पूंजी का अनुपात ज्ञात करते हैं। 2100 अनुपात 2800 बराबर 2100 हर 2800 बराबर 3 हर 4 बराबर 3 अनुपात 4। इसलिए लगाई गई पूंजी का अनुपात 3 अनुपात 4 है। लाभ का वितरण लगाई गई पूंजी के अनुपात में करना होता है। मानो झेलम का लाभ 3x और अथर्व का लाभ 4x, तो 3x जमा 4x बराबर 3500, जैसे कि कुल लाभ 3500 है, इसलिए 7x बराबर 3500, इसलिए x बराबर 500। इसलिए झेलम को 3 गुणा 500 बराबर 1500 रुपए और अथर्व को 4 गुणा 500 बराबर 2000 रुपए लाभ मिलेगा। 2. किसी व्यवसाय में चिन्मय तथा सैम ने 1,30,000 रुपए की पूंजी 3:2 के अनुपात में निवेश की, तो प्रत्येक का निवेश कितना था?
यदि व्यवसाय में 36,000 रुपए लाभ हुआ तो प्रत्येक को कितना लाभ मिलेगा? हल। चिन्मय तथा सैम के निवेश का अनुपात 3:2 है, इसलिए लाभ का अनुपात भी 3:2 होगा। मानो कि चिन्मय का निवेश 3Y तथा सैम का निवेश 2Y। 3Y जमा 2Y बराबर कुल निवेश, इसलिए 5Y बराबर 1,30,000। 5Y बराबर 1,30,000। 5Y हर 5 बराबर 1,30,000 हर 5। 5 से भाग देने पर Y बराबर 26,000। चिन्मय का निवेश 3Y बराबर 3 गुणा 26,000 बराबर 78,000। सैम का निवेश 2Y बराबर 2 गुणा 26,000 बराबर 52,000। मानो कि चिन्मय का लाभ 3x और सैम का 2x। 3x जमा 2x बराबर कुल लाभ। 5x हर 5 बराबर 36,000 हर 5। 5 से भाग देने पर x बराबर 7,200। इसलिए चिन्मय का लाभ 3x बराबर 3 गुणा 7,200 बराबर 21,600। सैम का लाभ 2x बराबर 2 गुणा 7,200 बराबर 14,400 रुपए। 3। अब्दुल, सेजल और सोहम ने साइली को क्रमशः 30 रुपए, 70 रुपए तथा 50 रुपए दिए। साइली ने उसमें 150 रुपए मिलाकर कागज, रंग आदि वस्तुओं को खरीदा। उससे सभी ने ग्रीटिंग कार्ड बनाए और उन्हें बेचा। उन्हें कुल मिलाकर 420 रुपए लाभ हुआ, तो प्रत्येक को मिला लाभ ज्ञात करो। हल। चारों की कुल पूंजी 300 रुपए है। उसमें से 150 रुपए साइली के थे, अर्थात आधी पूंजी उसकी थी। कुल लाभ 420 रुपए है। साइली का लाभ 420 रुपए का आधा, अर्थात 210 रुपए हुआ। शेष 210 रुपए अब्दुल, सेजल और सोहम को बांटना है। अब्दुल, सेजल और सोहम की लगाई गई पूंजी क्रमशः 30 रुपए, 70 रुपए और 50 रुपए है। लगाई गई पूंजी का अनुपात 30:70:50 है, अर्थात 3:7:5। तीनों को 210 रुपए का लाभ हुआ है। मानो कि उनका लाभ क्रमशः 3 के, 7 के, 5 के है। 3 के जमा 7 के जमा 5 के बराबर 210, 15 के बराबर 210, के बराबर 14। अब्दुल का लाभ बराबर 3 के बराबर 3 गुणा 14 बराबर 42 रुपए। सेजल का लाभ 7 के बराबर 7 गुणा 14 बराबर 98 रुपए। सोहम का लाभ 5 के बराबर 5 गुणा 14 बराबर 70 रुपए। 4। सरिताबेन, आयशा और मीनाक्षी ने क्रमशः 2,400 रुपए, 5,200 रुपए और 3,400 रुपए निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। उन्हें इस व्यवसाय में 50% लाभ हुआ, तो वे इस लाभ का वितरण कैसे करेंगे? लाभ न लेकर अगले वर्ष के व्यवसाय के लिए पूंजी मिलाई, तो अगले वर्ष प्रत्येक की हिस्सेदारी कितनी होगी? हल। कुल पूंजी 2,400 जमा 5,200 जमा 3,400 बराबर 11,000 रुपए। लाभ बराबर 50%, इसलिए कुल लाभ बराबर 11,000 गुणा 50 हर 100 रुपए बराबर 5,500। निवेश के अनुपात में लाभ का वितरण करना है। हम दो संख्याओं का अनुपात दोनों संख्याओं के सामान्य गुणनखंड से भाग देकर आसानी से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार 2 से अधिक संख्याओं का अनुपात भी आसानी से कर सकते हैं। हिस्सेदारी का अनुपात 2,400 अनुपात 5,200 अनुपात 3,400 बराबर 24:52 अनुपात 34। 100 से भाग देने पर बराबर 12:26 अनुपात 17। 2 से भाग देने पर मानो सरिताबेन का लाभ 12p, आयशा का लाभ 26p, मीनाक्षी का लाभ 17p। प्रत्येक के लाभ का योग बराबर कुल लाभ, इसलिए 12p जमा 26p जमा 17p बराबर 55p बराबर 5,500। इसलिए p बराबर 5,500 हर 55 बराबर 100। इसलिए सरिताबेन का लाभ
बराबर 12 गुणा 100 बराबर 1200 रुपए। आयशा का लाभ बराबर 26 गुणा 100 बराबर 2600 रुपए। मीनाक्षी का लाभ 17 गुणा 100 बराबर 1700 रुपए। लाभ न लेने पर तथा पूंजी में मिलाने पर प्रत्येक की नई पूंजी होगी। अगले वर्ष के लिए सरिताबेन की पूंजी बराबर 2400 जमा 1200 बराबर 3600 रुपए होगी। अगले वर्ष के लिए आयशा की पूंजी 5200 जमा 2600 बराबर 7800 रुपए होगी। अगले वर्ष के लिए मीनाक्षी की पूंजी बराबर 3400 जमा 1700 बराबर 5100 रुपए होगी। आओ चर्चा करें। उपर्युक्त उदाहरण में सरिताबेन, मीनाक्षी और आयशा में से प्रत्येक ने लाभ न लेते हुए अपने निवेश में मिलाया, तो अगले वर्ष उनके निवेश का अनुपात ज्ञात करो। चलिए अब हम प्रश्न संग्रह 39 हल करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1। सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए निवेश कर 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% लाभ हुआ, तो प्रत्येक को कितना लाभ हुआ? हल। सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए निवेश कर 4:5 के अनुपात में एक भूखंड खरीदा। कुछ वर्ष पश्चात उसे बेचकर उन्हें 20% लाभ हुआ। तो चलिए लाभ ज्ञात करते हैं। इसलिए कुल लाभ बराबर 1,44,000 गुणा 20 हर 100। कुल लाभ बराबर 28,800। लाभ का अनुपात 4:5 है। माना सुरेश का भाग 4x तथा रमेश का भाग 5x है। इसलिए कुल लाभ बराबर 4x जमा 5x। 4x जमा 5x बराबर 28,800। 9x बराबर 28,800। x बराबर 28,800 हर 9। x बराबर 3,200। सुरेश का भाग 4x बराबर 4 गुणा 3,200 बराबर 12,800। इसलिए सुरेश का भाग 12,800 रुपए। रमेश का भाग 5x बराबर 5 गुणा 3,200 बराबर 16,000। इसलिए रमेश का भाग 16,000 रुपए। चलिए अब दूसरा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 2। विराट और सम्राट ने क्रमशः 50,000 रुपए और 1,20,000 रुपए निवेश कर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। इस व्यवसाय में उन्हें 20% हानि हुई, तो प्रत्येक को कितनी हानि हुई? हल। विराट और सम्राट ने व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः 50,000 रुपए और 1,20,000 रुपए निवेश किए। इसलिए कुल निवेश बराबर 50,000 जमा 1,20,000 बराबर 1,70,000। उन्हें 20% हानि हुई। चलिए अब निवेश का 20% ज्ञात करते हैं। इसलिए कुल हानि बराबर 1,70,000 गुणा 20 हर 100। इसलिए कुल हानि बराबर 34,000। चलिए अब हानि का अनुपात ज्ञात करते हैं। हानि का अनुपात 50,000 हर 1,20,000 बराबर 5 हर 12 बराबर 5:12। माना विराट की हानि 5x है तथा सम्राट की हानि 12x है। कुल हानि बराबर 34,000। इसलिए कुल हानि बराबर 5x जमा 12x। 5x जमा 12x बराबर 34,000। 17x बराबर 34,000। x बराबर 34,000 हर 17। x बराबर 2,000। विराट की हानि 5x बराबर 5 गुणा 2,000 बराबर 10,000। इसलिए विराट की हानि बराबर 10,000 रुपए। सम्राट की हानि 12x बराबर 12 गुणा 2,000 बराबर 24,000। इसलिए सम्राट की हानि बराबर 24,000 रुपए। चलिए अब चौथा प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 4। अ और ब ने मिले लाभ 24,500 रुपए को 3:7 के अनुपात में बांट लिया। प्रत्येक ने मिले लाभ की रकम का 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दी, तो प्रत्येक ने कल्याण निधि में कितनी रकम दी? हल। अ और ब ने मिले लाभ 24,500 रुपए को 3:7 के अनुपात में बांट लिया।
चलिए अब हम अ और ब का लाभ ज्ञात करते हैं। माना अ का लाभ 3x है और ब का लाभ 7x है। इसलिए कुल लाभ बराबर 3x जमा 7x। 3x जमा 7x बराबर 24,500। 10x बराबर 24,500। x बराबर 24,500 हर 10। x बराबर 2,450। अ का लाभ 3x बराबर 3 गुणा 2,450 बराबर 7,350। इसलिए अ का लाभ 7,350 रुपए। ब का लाभ 7x बराबर 7 गुणा 2,450 बराबर 17,150। इसलिए ब का लाभ 17,150 रुपए। प्रत्येक ने मिली लाभ की रकम का 2% रकम सैनिक कल्याण निधि में दी। चलिए अब हम अ और ब का 2% लाभ ज्ञात करते हैं। अ का 2% लाभ बराबर 7,350 गुणा 2 हर 100 बराबर 147 रुपए। ब का 2% लाभ 17,150 गुणा 2 हर 100 बराबर 343 रुपए। इसलिए अ ने सैनिक कल्याण निधि में दी हुई रकम बराबर 147 रुपए और ब ने सैनिक कल्याण निधि में दी हुई रकम बराबर 343 रुपए। छात्रों, मैंने यहाँ इस प्रश्न संग्रह के 3 प्रश्न हल किए हैं। अब आपको स्वयं बाकी के उपप्रश्न हल करने हैं ताकि आपका अभ्यास उत्तम हो।